बार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय सिंचाई प्रकाश है। आज की क्लास में पर्यावरण अध्ययन की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और यह पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज नंबर आपकी 8 नंबर रहने वाली है। इसके पहले भी पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आपकी तैयारी को बेहतर करेगी, आपके टेट एग्जाम को फतेह करने की साथ ही बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो एग्जाम को फतेह करना है, ये टेस्ट सीरीज सभी लोगों को ज्वाइन करना है और 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न रहेंगे। 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर है, क्या कितने आंसर आ रहे हैं, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न था कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला जल कीटाणुनाशक कौन है? फिटकरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सभी बताइए। जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला जो जल कीटाणुनाशक होता है वह होता है क्लोरीन। क्लोरीन एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, अन्य रोगाणुओं को नष्ट करता है। जल उपचार संयंत्रों और स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए क्लोरीनकरण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या उत्तरी अमेरिका? किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? एशिया दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला महाद्वीप है। विश्व की लगभग 60% अधिक जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप में निवास करती है, जिसमें भारत, चीन दो सबसे अधिक आबादी वाले देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा है क्या? अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात NO2। ये वायुमंडलीय नमी और जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। जब यह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो इसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं HNO3 H2SO4। अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सभी को कमेंट करना। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, टीम हमारी आपके मैसेज को रिसीव करेगी, टर्म्स एंड कंडीशन देगी, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए। टॉपर नोट्स पाइए और टॉपर नोट्स के साथ साथ अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और बूस्ट कर देगी और टेट एग्जाम को फतेह करने का रास्ता आसान कर देगी। तो साथियों हमारा जो पीवाईक्यू का प्रश्न है कि अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? मृदा प्रदूषण, बाढ़, भूक्षरण या जल भराव? तो आप सभी लोग जानते हैं अगर अत्यधिक सिंचाई होगा, अत्यधिक सिंचाई से कहीं ना कहीं जल भराव होता है, खेतों में पानी जमा होगा जिससे मिट्टी के छिद्र जो होंगे, छेद होंगे, वह बंद हो जाएंगे, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा भी जल भराव से मिट्टी लवणता भी बढ़ती है, इसलिए अधिक सिंचाई मिट्टी की समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि बच्चों की त्रुटियां कैसी होती हैं? बच्चों की त्रुटियां जो गलती करते हैं वह दर्शाती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। गलत। उन्हें बार बार अभ्यास करने के लिए वह तुरंत ठीक करना चाहिए। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं। सीखने के एक हिस्सा होता है। जी हाँ, त्रुटियां, गलतियां सीखने के एक हिस्सा होती हैं और उनकी सोच में एक अंतर्दृष्टि देती। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। लगभग 4700 साल पहले किन शहरों का विकास हुआ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, पंजाब, सभी बताइए। और ये चारों ऑप्शन से एक ऑप्शन में आपका प्रश्न रखा है, चारों के बारे में हमें जानना है और चारों के बारे में हमने डिटेल से जानना है, क्योंकि चारों में से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। चारों टॉपिकों से लेके एक जो है एग्जामिनर आपसे एक टॉपिक से प्रश्न आएगा, तो प्रश्न आएगा तो आपसे बनना चाहिए। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु या पंजाब? देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों का विकास हुआ था, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो यहाँ पे दोनों सही हो रहे हैं, लेकिन ESB ने इसको हड़प्पा सही माना है। लेकिन मोहनजोदड़ो का विकास यहाँ पे 2700 ईसा पूर्व माना गया है और 4700 ईसा पूर्व किसको माना, वर्ष पूर्व किसको माना गया है? आपके हड़प्पा को माना गया। हड़प्पा यह सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर है और मोहनजोदड़ो
यह इस सभ्यता का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध शहर है। सभ्यता का है प्रसिद्ध शहर, लेकिन सबसे पहले खोजा गया आपका हड़प्पा है। सिंध जो दिया गया है, सिंध वह क्षेत्र जहाँ मोहनजोदड़ो स्थित है वह सिंधु कहलाता है। और पंजाब यह क्षेत्र है जहाँ हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा से संबंधित है मोहनजोदड़ो, लेकिन चारों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो सभी लोग समझ जाइए। बेहतर तैयारी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। सतही और भूजल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और संरक्षण के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सतही और भूजल, वर्षा जल संचयन, सतत विकास, वाटरशेड प्रबंधन या सिंचाई। सतही और भूजल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और संरक्षण के रूप में क्या जाना जाता है? सभी लोग बताइए। वह कहलाता है वाटरशेड प्रबंधन। वाटरशेड प्रबंधन में जल संसाधनों का सतत उपयोग, संरक्षण, प्रबंधन शामिल है ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और जल स्तर को सुधारा जा सके। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस जल प्रदूषक के कारण होता है? पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, पीने के पानी में कम क्लोराइड के कारण, पानी में सल्फेट की उच्च मात्रा के कारण, या पीने के पानी में अत्यधिक भारी धातु। तो राइट आंसर क्या होगा? जब भी ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाए, एक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पानी के पीने में नाइट्रेट की अधिकता होती है, उसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चों के पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर यह मेथोमोग्लोबिनेमिया बनाता है। इसमें रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और यह बच्चे का शरीर फिर नीला पड़ने लगता है। इसमें नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। अगले निम्नलिखित में कौन सा वृक्षारोपण कृषि है? वृक्षारोपण कृषि का एक उदाहरण है, सभी लोग बताइए। वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, आम की खेती, बाजरा की खेती, चाय की खेती, संतरे की। तो वृक्षारोपण कृषि की कैटेगरी बताना। सभी लोग जानते हैं जो चाय की खेती होती है, चाय की खेती रोपण कृषि या वृक्षारोपण कृषि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली एक फसली सिंगल क्रॉप खेती बोलते हैं। एक फसली जहाँ बड़े भूभाग पर चाय, काफ़ी, रबर या गन्ना जैसे नकदी फसलें उगाई जाती। तो चाय की खेती राइट आंसर हो जाए। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो कमेंट कर देना है। यह आपका अपना आवर टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। साथियों, अन्नपूर्णा योजना किस खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करती है? बच्चों, निर्धन वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं या युवा व्यक्ति। तो आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि अन्नपूर्णा योजना की जब भी बात की जाती है तो निर्धन और वरिष्ठ नागरिक आते हैं। सन 2000 में शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना के तहत उन वृद्ध नागरिक मतलब 65 वर्ष से अधिक को प्रति माह 10 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के तहत लाभ नहीं ले पा रहे। उनको ये चीज़ें किया गया, अन्नपूर्णा योजना के तहत जोड़ा गया। अगला दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? मूंगफली, काला चना, सोयाबीन, मटर। बिना आंख बंद करके सोयाबीन पे करना है, क्योंकि सोयाबीन में मात्रा लगभग 40 से लेकर 42% तक प्रोटीन होती है, जो शाकाहारी प्रोटीन कहलाता है। तो शाकाहारी जिनको प्रोटीन का चाहिए, सोयाबीन का इस्तेमाल करें, सोयाबीन का अत्यधिक मात्रा में उपभोग करें। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के बीच प्राकृतिक चक्र के माध्यम से जुड़ा है। और आपको पता है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल से इन तीनों मंडलों से एक प्रश्न रखा हुआ है एग्जाम। तो इन तीनों में से प्राकृतिक चक्र किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? तो कहीं ना कहीं वह जल चक्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा के माध्यम से जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल आपस में जोड़े रखता है। तो जल चक्र विज्ञान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि भारत में सिनकोना का पेड़ किस जंगल में पाया जाता है? भारत में सिनकोना का पेड़ किस जंगल में पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में, ना उष्णकटिबंधीय कांटेदार में, ना है माउंटेन वन में। तो जो सिनकोना पेड़ होता है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में होता है, क्योंकि यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता होती है। और सिनकोना की छाल का उपयोग मलेरिया की दवा अर्थात क्विनैन नामक दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आइए देखते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और फीडबैक करना है।
इसरो ने किस वर्ष से स्वदेशी निर्मित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करना शुरू किया? 61, 63, 65, 67। आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु बता सकते हैं। इसरो ने वर्ष 1965 में कब किया? 1965 में स्वदेशी रूप निर्मित साउंडिंग यानी परिव्यापी रॉकेटों के प्रक्षेपण शुरू किया। इसके बाद फिर 1967 में पूरी तरह से भारतीय रूप से विकसित पहला रॉकेट रोहिणी अर्थात RH-75 थंबा से लॉन्च हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा फीडबैक सभी को करना है और कमेंट करना है। प्रश्न बहुत ही प्यारा से पूछा जा रहा है कि गूगल ने निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है? और वह दोस्तों स्टारलिंक इंटरनेट सेवा। गूगल ने अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क से जोड़ने के लिए साझेदारी की ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट और क्लाउड सेवाएं प्रदान की जा सके। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न को बेहतर तरीके से फीडबैक करना है। नासा का रोवर परसेवेरेंस कहाँ उतरा? मंगल ग्रह, चांद, शनि ग्रह, शुक्र। तो नासा का जो रोवर परसेवेरेंस था वह आपके मंगल ग्रह। कब हुआ? 18 फरवरी 18 फेब 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक उतरा और इसका मुख्यालय उद्देश्य मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेतों को खोजना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? बुध पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में बुध का दूसरा सबसे छोटा वर्ष होता है। यह बुध का घना वायुमंडल है। सभी मेरे सभी सिस्टर ब्रदर्स कमेंट कीजिएगा कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है कि बुध पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बुध जो मरकरी है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी के उपग्रह अर्थात चंद्रमा की केवल थोड़ा सा ही बड़ा है। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, बुध नहीं, ये भी ध्यान देना है। ठीक है। अगला कि भारत में एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो भारत में जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी होता है जिसे हम ASL बोलते हैं, ये आपके हैदराबाद में है। ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह मिसाइल प्रौद्योगिकी जैसे अग्नि मिसाइल हो गए इसके विकास के लिए जानी जाती है। एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो मिट्टी क्या कहलाएगी? बलुई, मरण्यम, दोमट या रेगिस्तान? सभी लोग बताइए। देखिए, यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो उस मिट्टी को मरण्यम मिट्टी या चिकनी मिट्टी बोलते हैं, क्लेवे सोल। यदि मिट्टी में बारीक कण का अनुपात अधिक होता है उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। इसकी जल धारण की क्षमता अधिक होती है, कल भी हमने बताया था। काली मिट्टी और जो चिकनी मिट्टी को हम काली मिट्टी, मरण्यम मिट्टी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में आता है और ये सूखने पर दरार भी पड़ जाते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है? मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। झूम खेती का कर्तन एवं दहन कृषि को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड भारत में किसके विकास से संबंधित था? दुग्ध उत्पादन, सिंचाई, मछली उत्पादन या कपड़ा उत्पादन? तो सभी लोग जानते हैं ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के से लेके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमें सभी ऑप्शनों को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है और सभी ऑप्शनों को हमें ध्यानपूर्वक समझना है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है भारत में किसके विकास से संबंधित हो जाएगा? तो आप सभी लोग बताइए। जब भी ऑपरेशन फ्लड की बात की जाती है एक नाम अवश्य आता है, वह होता है दुग्ध उत्पादन। 1970 में यह शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड भारत में श्वेत क्रांति का आधार बना। इसके जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बनाया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? दुग्ध उत्पादन। मछली उत्पादन की अगर बात करें तो मछली उत्पादन को क्या बोलते हैं?
सभी लोग बताइए। ऑपरेशन फ्लड से एक प्रश्न हर टेट एग्जाम में आया है, मैंने देखा है। तो ऑपरेशन फ्लड का सभी लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। काली मिट्टी किसमें समृद्ध नहीं होती? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, लेकिन अच्छा प्रश्न है, लेवल अच्छा पूछा गया है। ये काली मिट्टी किसमें समृद्ध नहीं होती? देखिए, काली मिट्टी कहीं ना कहीं आपके नाइट्रोजन, काली मिट्टी में, रेगुर मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थ की कमी होती। तो नाइट्रोजन या फास्फोरस दो चीज़ आए तो दोनों कोई भी एक करना है। फास्फोरस आ जाए नाइट्रोजन जब, फास्फोरस भी करना है, ऐसा नहीं है। कौन सा खिलाड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट पारी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड रखता है? ये टेट एग्जाम में आया हुआ है, और दोस्तों और कोई नहीं, आपके ब्रायन लारा है। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने सन 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच की पारी में 400 रन नाबाद इन्होंने बनाए थे, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट में उच्चतम व्यक्ति स्कोर माना जाता है। तो ब्रायन लारा। तो क्रिकेट से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, स्पोर्ट्स से आएंगे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भोपाल में स्थित है? तात्या टोपे, ईडन गार्डन, रूप सिंह, अभय खेल। अब स्टेडियम पूछ लिया गया, तो सभी लोग जानते हैं कि भोपाल में कौन सा स्टेडियम है, आपने पढ़ा होगा। चलिए सभी लोग बताइए, भोपाल के नज़दीक वाले तो जानते होंगे, जो भोपाल के आसपास के लोग देख रहे होंगे, इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, इस वीडियो को देख पा रहे हैं। देखिए, जब भी तात्या टोपे की बात की जाती, तात्या टोपे स्टेडियम अगर पूछा जाए एग्जाम में कहाँ पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए झीलों की नगरी भोपाल। जी हाँ, भोपाल आपकी झीलों की नगरी भी कहलाती है। तो झीलों से प्रश्न आए, झीलों की नगरी कौन है, तो झीलों की नगरी भोपाल कहला जाती है, ठीक है ना। और ईडन गार्डन की बात करते हैं तो ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल। रूप सिंह स्टेडियम की बात करें, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और अभय खेल प्रसाल की बात करें, इंदौर मध्य प्रदेश में। और तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल का एक प्रमुख उद्देश्यीय खेल परिसर माना जाता है। तो इंदौर में हो गया अभय खेल प्रसाल, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, ईडन गार्डन कोलकाता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी गतिविधि है जो व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करती है? पहेली, परियोजना, सर्वेक्षण, फील्ड ट्रिप। ऐसी गतिविधि पेडागॉजी का बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और बेस्ट ऑप्शन चयन कर सभी को कमेंट करना है कि कौन सी गतिविधि है जो व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करे। तो पहेली, परियोजना, सर्वेक्षण या फील्ड ट्रिप। देखिए, दो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, अब आपको समझना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा कंफ्यूज करते हैं। पहेली और परियोजना दोनों इस आंसर को देख कर फिट पड़ रहे हैं, ठीक है। अब जब दोनों फिट पड़ रहे हैं तो हमारा तो आंसर तो एक ही सही होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे हल करें, ये हमें समझना है। तो चलिए देख लेते हैं। मानसिक चिंतन की बात करें और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने में पहेली और परियोजनाकार दोनों सहायक होते हैं। लेकिन जो बोर्ड की हमारी ईएसबी बोर्ड है, उसने पहेली को सही माना है। ईएसबी ने किसको सही माना है? पहेली को पहली प्राथमिकता इन्होंने दी, क्योंकि इसमें तार्किक सोच, समस्या समाधान, मानसिक क्षमता का एक साथ विकसित होता है। संज्ञानात्मक कौशल, शारीरिक समन्वय और भावात्मक लाभ, तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक सभी लोगों को करना है कि विचार करना कि तैयार करना मुश्किल है या उच्च योग शिक्षकों की आवश्यकता है। अब दोनों में से राइट आंसर क्या होगा? दोनों में से कि परियोजना विधि की सीमा है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि विचार करना, तैयार करना मुश्किल है लेकिन उच्च योग शिक्षकों की आवश्यकता है, तो परियोजना विधि की सीमा दे दी गई। अर्थात जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, इसमें समय और संसाधन अधिक लगते हैं, इसे तैयार करना जटिल होता है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अत्यधिक कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी सीमाएं उच्च योग शिक्षकों की आवश्यकता होती है और तैयार करना मुश्किल होता है, वो जो प्रोजेक्ट मेथड अर्थात परियोजना विधि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कठोर कोयला के रूप में जाना जाता है? तो कोयले का भी रूप पूछा जाता है, और कठोर कोयला एंथ्रासाइड होता है, सभी लोग जानते हैं। एंथ्रासाइड कोयला की उच्चतम श्रेणी होती है
और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 90% होती है और यह सबसे कठोर, चमकीला और कम धुआं देने वाला उत्तम कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट। अगला कि निम्नलिखित में से कौन से संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद हैं? पानी, हवा, वन, वन्यजीव, 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं स्क्रीन पर। तो वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद हो वे हमारे कौन से संसाधन कहलाते हैं? ठीक है, सभी लोग बताइए। देखिए, असीमित दे दिया गया तो इसमें से पानी, हवा, वन, वन्यजीव। ठीक है, वन सीमित हो सकते हैं, वन्यजीव हो सकता पानी, लेकिन हवा जो वाइंड होता है वह असीमित मात्रा में मौजूद है। ठीक है, ये एक नवीकरणीय होता है जिसमें आपके असीमित प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता है और इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है? ऊन, कागज, कपास, एल्युमिनियम। बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे यानी कि जो उत्पाद है वह ऊल हो गया, पेपर हो गया, काटन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। देखिए, आप जानते होंगे कि एल्युमिनियम तीनों चीज़ें अलग दी गई हैं। ऊन एक अलग है, कागज, कपास, लेकिन एल्युमिनियम एक धातु आपका अलग पार्ट दे दिया गया। तो एल्युमिनियम एक धातु हो जाती है जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है आसानी से अपघटित नहीं होती है। बाकी कपास, कागज, उनको अपघटित किया जा सकता है, लेकिन एल्युमिनियम आसानी से नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यह आपका डिग्रेडेबल उत्पाद कहला जाएगा। तो डी ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 30वां प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ICT के एक संचार उपकरण है? यूट्यूब, ईमेल, वृत्तचित्र, फिल्में या ऑडियो किताबें। ये बेहतर है, न्यू क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ICT के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा गया है। तो ICT का संचार उपकरण की अगर बात करते हैं सभी लोग जानते हैं, सभी लोग यूज करते हैं, बिना यूज करे आपका गूगल अकाउंट ही नहीं बनेगा। वह होता है ईमेल। ईमेल जो होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अर्थात ICT के एक प्रमुख टू वे संचार माध्यम होता है और जिसके द्वारा संदेशों और फाइलों को त्वरित आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये रहे आपके EVS के PI की सीरीज जो हमने 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन किए, मिस क्वेश्चन किए, आपके टेट एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को किया, जो आपकी तैयारी बेहतर हो सके, टेट एग्जाम आपको बेहतर तरीके से आप क्वालिफाइड कर पाएँ, टेट एग्जाम को पास कर पाएँ और अपनी टीचर्स की जो कार्य क्षमता है वो बरकरार रहे, आपकी जॉब भी बरकरार रहे। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपके अगले सेशन पे। बाकी सभी सब्जेक्ट की PY की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। सभी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। मिलते हैं आपके अगले सेशन, अगले PY की सीरीज पर। तब तक ले सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।